हेलो क्लास 12। आज का हम लोग का लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि स्टैटिक चार्ज मतलब कि रेस्ट पर कोई अगर चार्ज है तो वो किस टाइप की प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with charge rather than electric charge at rest। हमें उस चार्ज के बारे में पढ़ना है जो कि रेस्ट पर हो, और रेस्ट पर रखा हुआ चार्ज किस टाइप की प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, उसके बिहेवियर को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना। और इस पूरे टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। वैसे तो अगर देखा जाए तो चार्ज अपने आप में बहुत बड़ी मीनिंग को समेट के रखता है। इसका मतलब होता है किसी भी टाइप की पावर का आ जाना, जैसे कि आप लोगों ने देख रखा होगा, टीचर इंचार्ज बोला जाता है, पुलिस इंचार्ज बोला जाता है, मतलब कि उसके पास पावर है। वैसे ही किसी मटेरियल के पास कुछ ऐसी खास पावर का आ जाना जिससे कि वो किसी दूसरे एलिमेंट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो मटेरियल चार्ज हो गया है, मतलब उसके पास कुछ पावर आ गई है। आप लोगों ने देख रखा होगा कि अगर आप हेयर्स में कॉम्ब को रगड़ के रब करके और छोटे छोटे पार्टिकल्स को टच कराएं तो क्लिंग कर लेता है, मतलब कि इतनी बड़ी सी अर्थ वो उस पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, जबकि वो कॉम्ब उस छोटे से पार्टिकल को अट्रैक्ट कर ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स भी है जिसकी स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने के इस फिनोमेनन को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंकिंग। ठीक है, हमें अब सीखना है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज पर सबसे ज्यादा स्टडी करने वाले तीन फिलोसफर्स थे, थेल्स, विलियम गिलबर्ट और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन तीन दार्शनिकों मतलब कि फिलोसफर्स ने सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया। फिर इसने एम्बर रॉड को कैट फॉर या सिल्क क्लॉथ से रब किया और एम्बर रॉड को इलेक्ट्रीफाई किया, जिससे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को कैप्चर करने के कैपेबल हो गया। वैसे ही थेल्स के बाद विलियम गिलबर्ट ने अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के रॉड को अलग अलग टाइप के सब्सटेंस से या मटेरियल से रब किया, जैसे कि एबोनाइट रॉड, ग्लास रॉड, एम्बर रॉड, प्लास्टिक रॉड को सिल्क क्लॉथ या कैट फर से रब किया और इन सब रॉड को इलेक्ट्रीफाई किया, जिससे कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को कैप्चर कर सकती थी। और इन पूरे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिलोसफर थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने चार्जेस के बारे में सबसे ज्यादा वर्कआउट किया है और इन्होंने दो टाइप के चार्ज बताए, और इनको पॉजिटिव और नेगेटिव बताया। अब यहाँ पर बात आती है कि चार्जेस दो टाइप के ही क्यों। दूसरी बात ये आती है कि पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों, क्या कोई और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जैसे कि डिवाइड का चार्ज,
मल्टीप्लिकेशन का चार्ज, परसेंटेज का चार्ज, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही क्यों दिया गया? चलिए सीखते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन की पूरी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी थी। इन्होंने ग्लास रॉड को कैम्फर से रब किया और इसको हम कर दिया, लटका दिया कहीं पे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आइडेंटिकल ग्लास रॉड को फिर से कैम्फर से रब किया और इसके जस्ट बगल में यहां पर हम कर दिया, लटका दिया, ठीक है। और क्या देखने को पाया कि इन दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा था, ठीक है। ये दोनों स्प्रिंग अवे कर गई, मतलब कि एक दूसरे से दूर हो गई, इसका मतलब कि रिपल्सन का फोर्स था, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम था जब नेचर में रिपल्सन का फोर्स एग्जिस्ट करता हुआ देखा गया था। इससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ करते थे मैटर्स या मासेस के बीच में, जो कि सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के थे। यहां पर रिपल्सन का भी फोर्स है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के सेकेंड पार्ट में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एबोनाइट रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया और उसके दो आइडेंटिकल रॉड्स को लटका दिया। इस बार इन दोनों रॉड्स में भी फिर से रिपल्सन हुआ। ये दोनों एबोनाइट रॉड और ये दोनों ग्लास रॉड, फिर से एक बार रिपल्सन हुआ इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये है कि यहां पर दो सेम टाइप के मेटीरियल्स के बीच में रिपल्सन हो रहा था। और अब इन्होंने थर्ड पार्ट में एक ग्लास रॉड और एक एबोनाइट रॉड को एक साथ हंग किया। इस बार इन दोनों रॉड्स में अट्रैक्शन का फोर्स आया। इस एक्सपेरिमेंट से ये तो प्रूफ हो गया था कि रब करने पर कुछ न कुछ प्रॉपर्टी डेवलप हो जा रही है, जिससे कि दो सेम टाइप के मटेरियल्स में रिपल्सन हो रहा है और अपोजिट टाइप के मटेरियल्स में अट्रैक्शन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के फोर्स काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये जिस वजह से फोर्स डेवलप हुए होंगे वो दो होंगे। जैसे अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन का फोर्स होता है, और सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन के फोर्स के होने की वजह से मास सिर्फ एक टाइप का होता है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मासेस नहीं होते। जबकि यहां पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सन को भी फील किया और उन्होंने ये बता दिया, वो इस एक्सपेरिमेंट से कंपेल हुए बताने के लिए कि ये दो टाइप के होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। यहां तक इस वजह से ये क्लियर हो गया था कि हो ना हो ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो दो टाइप के होंगे। अब बात आती है पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट के इस पार्ट में जब इन्होंने ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड को अगल बगल रख कर चेक किया था तो रिपल्सन हुआ था। इन दोनों रॉड्स को एक दूसरे से टच कराने के बाद फिर से हम किया गया, मतलब ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड इन दोनों को टच कराया और टच कराने के बाद फिर से जब लटकाया गया तो इन दोनों के बीच में फोर्स जीरो हो गया, ठीक है, या फोर्स रिड्यूस हो गया, कम हो गया, उतना नहीं है अब जितना पहले था, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के सिर्फ एक ब्रांच में हुआ करता था या हुआ करता है, जो कि है अलजेब्रा। जब हम किसी एक नंबर में उसी टाइप के दूसरे नंबर को जो कि अपोजिट नेचर का है वो ऐड करते हैं तो इफेक्ट नलिफाई हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम था जब इस टाइप के सिस्टम में इस अलजेब्रा को फील किया गया था। इससे पहले सिर्फ ये हुआ करता था कि जब दो चीजों को ऐड अप करते हैं तो रिजल्ट इंक्रीज करता है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड को
एक दूसरे से टच कराकर फिर से जब लटकाया गया तो फोर्स 0 हो गया, जबकि बढ़ना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये सोचा कि हो ना हो इन दोनों के पास अपोजिट टाइप के चार्जेस हैं और वो एक दूसरे के साथ मिलकर इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं। इस वजह से इन्होंने मैथमेटिक्स के इन्फ्लुएंस में आकर दो टाइप के चार्ज को कन्वेंस किया, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने ये सीख लिया है कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं और दोनों के साइन कन्वेंशन को सीख लिया है कि क्यों पॉजिटिव और नेगेटिव भी होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने चार्जेस के बारे में सीख रखा है और ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक प्रॉपर्टी है। कुछ और प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकेंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और थर्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करते हैं आज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज दो इंफॉर्मेशन देता है। ये बताता है कि किसी भी बॉडी पर पाया जाने वाला चार्ज किस टाइप का होगा, क्योंकि किसी भी बॉडी पर पाया जाने वाला चार्ज आर्बिट्रेरी नहीं होता, और दूसरा स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज कितना है या क्या होता है। अगर हम किसी एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये काम करना पड़ेगा कि इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज होता है, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जिस पर पाया जाता है, उसको हमें ट्रांसफर करना होगा इस बॉडी से इस बॉडी में। आप ट्रांसफर किस टाइप से कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को पकड़े और दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, या दो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया या तीन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। जितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे उतने के बराबर का इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और सेम अमाउंट का यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता चला जाएगा। तो किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने वाला चार्ज किस टाइप का है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन पर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का होल मल्टीपल होता है, मतलब किसी भी बॉडी से किसी दूसरी बॉडी पर अगर आप चार्ज को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज होता है, की हेल्प लेनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। आप वही एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, जितने के बराबर का आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे उतने का एक बॉडी पर पॉजिटिव और दूसरी बॉडी पर सेम अमाउंट का नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, मतलब कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कुछ इस टाइप का हो सकता है। Q इज इक्वल टू Ne टाइप का होगा, जहां पर N है कोई नंबर, और कैसा नंबर? होल नंबर। मतलब किस टाइप का? N बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 और पॉजिटिव हो सकता है और किसी और बॉडी पर नेगेटिव हो सकता है। किसी भी बॉडी पर पाया जाने वाला चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का होल मल्टीपल होता है। ठीक है, ये जो रूल है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक और बात को बताता है कि किसी भी मटेरियल पर सबसे छोटा डेवलप्ड और स्टैटिक चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। मतलब कि किसी भी बॉडी पर सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितने कूलम के इक्वल होता है फ्रेंड्स? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी पर सबसे छोटा चार्ज कितना डेवलप करा सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज डेवलप कराया जा सकता है। क्योंकि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, तो किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेनी पड़ती है, और इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में आपको ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, किसी भी बॉडी पर पाया जाने वाला चार्ज किस टाइप का हो सकता है? प्लस माइनस Ne टाइप का होगा, जहां पर n है होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन को चेक कर लेते हैं।
चार्ज ऑन अ बॉडी कैन नॉट हैव एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, मतलब किसी भी बॉडी पर पाया जाने वाला चार्ज किसी भी टाइप का नहीं हो सकता, वो कुछ सर्टेन रूल के हिसाब से होगा। बट टोटल चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ सर्टेन मिनिमम चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मतलब ये है कि किसी भी बॉडी पर पाया जाने वाला चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। और यहां से ये कंफर्म होता है कि रियल स्टेट में पाया जाने वाला सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। कुछ फिनोमेनन्स में हम लोग क्वार्ट्स की बात करते हैं। क्वार्ट्स जिन पर फ्रैक्शनल चार्ज भी होता है। अभी तक हम लोगों ने सीखा कि किसी भी बॉडी पर 1e के बराबर का प्लस माइनस चार्ज हो सकता है, 2e के बराबर का प्लस माइनस चार्ज हो सकता है, 3e के बराबर का प्लस माइनस चार्ज हो सकता है, लेकिन 3.5e के बराबर का चार्ज नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल चार्ज किसी भी बॉडी पर पॉसिबल नहीं है, जबकि क्वार्क्स कुछ ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिस पर फ्रैक्शनल चार्ज पॉसिबल है। 2/3e 1/3e इस टाइप के चार्जेस भी क्वार्ट्स पर पॉसिबल होते हैं। लेकिन हम लोग चार्जेस में क्वार्ट्स की स्टडी इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। 2/3e जिस क्वार्ट्स पर चार्ज होता है उसको पॉजिटिव या अप चार्ज अप क्वार्ट्स बोलते हैं, और 1/3e जिस क्वार्क पर चार्ज होता है उसके नेगेटिव क्वार्क या डाउन क्वार्क भी बोलते हैं। लेकिन इनका टाइम स्पैन बहुत कम होता है, इस वजह से हम लोग इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं अभी। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हमारे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर सबसे छोटा स्टेबल चार्ज होता है, उससे भी छोटे चार्जेस पॉसिबल है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग अपनी स्टडी में इसको नहीं रख रहे हैं, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की कुछ लिमिटेशंस की बात कर लें, क्योंकि ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो काम करता है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम इसको इग्नोर करते हैं। फर्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है बहुत छोटे लेवल पर, जैसे एटॉमिक लेवल पर या माइक्रो एटॉमिक लेवल पर। यहाँ पर हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को ही अपना यूनिट मान के काम करते हैं। बट इट कैन बी इग्नोर्ड एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब बड़े पैमाने पर, मतलब कि अगर हम एक साथ बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करें, जिसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ना बात करके कूलम के टर्म्स में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर पाया जाने वाला चार्ज बहुत ही छोटा सा होता है। जैसे कि आप लोग ने हाई स्कूल स्टैंडर्ड में कर रखा होगा कि किसी भी वायर के थ्रू 5 कूलम का चार्ज ट्रेवल कर गया 5 सेकेंड में, ठीक है ना। यहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कितना कूलम चार्ज ट्रांसफर हुआ है। इस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर पाए जाने वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, और हम लोग बड़ी स्केल पर जब भी काम करते हैं तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन के टर्म में ना बात करके कूलम के टर्म में बात करते हैं। मतलब कि वहां पर हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। बट इट कैन बी इग्नोर्ड एट माइक्रोस्कोपिक लेवल सच एज इन केस of current electricity that involves large scale of transfer of charge. It is because the magnitude of charge on an electron is too small. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि स्टैंडर्ड यूनिट तो मीटर होती है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर है, लेकिन बड़ी डिस्टेंसेस के लिए हम लोगों को क्या बनाना पड़ा? किलोमीटर बनाना पड़ा, माइल्स बनाने पड़े। बिल्कुल वैसे ही स्टैंडर्ड या फिर फंडामेंटल तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है,
इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है और ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की ही हेल्प लेते हैं। ये होता है आपका क्वांटाइजेशन। लेकिन जब हम लोग बड़ी स्केल पे काम करते हैं जिसमें बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं एक साथ, तो हम लोग वहां पर क्वांटाइजेशन को भूलकर इसको हम लोग इग्नोर करते हैं और कूलम्स में बातें करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट्स, जब भी माइक्रोस्कोपिक लेवल में बात होगी, एटम्स की बात होगी, मॉलिक्यूल्स की बात होगी, मैटर की बात होगी, वहां पर हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। जबकि बड़ी स्केल पर मतलब लार्ज स्केल पर माइक्रोस्कोपिक व्यू में हम लोग जब भी काम करेंगे तो वहां पर हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। वजह यही है, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ रखा होगा हाई स्कूल में, एक कूलम चार्ज को डेवलप करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। Q इज इक्वल टू एन ई अप्लाई करिए, N इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई। Q 1 कूलम और E मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इसको जरा सॉल्व करिए आप लोग। 10⁻19 प्लस 19 अपॉन 1.6, 10 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻18। इसको सॉल्व करते हैं। 100/16 मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब सिर्फ एक कूलम चार्ज को डेवलप कराने के लिए आपको 1.26 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में कूलम को की बात करें, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज चाहिए होगा। तो इस टर्म में हम लोग बातें ना करके कूलम के टर्म में बातें करते हैं। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, इस वजह से यहाँ पर हम लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब कि टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। पूरी यूनिवर्स में जितना भी चार्ज है वो कांस्टेंट है। इट इज सेड दैट टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप किसी एक बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। आपने इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, लेकिन ये चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन जहां पे गया होगा उसको क्या कर देगा, नेगेटिवली चार्ज कर देगा। मतलब कि पूरे सिस्टम का अभी भी चार्ज क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, पूरे सिस्टम पर अभी भी न्यूट्रल है। इसका मतलब ये है कि आप आइसोलेट पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेट नेगेटिव चार्ज कभी भी डेवलप नहीं करा सकते। अगर किसी बॉडी को आप पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं तो सेम टाइम कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव चार्ज जरूर अपीयर होता मिलेगा। ठीक है, मतलब जिससे कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो न्यूट्रलाइज हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब विद सिग्नेचर। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस गिवन टू इट। मतलब कि किसी भी बॉडी को जितने भी टाइप के आप चार्ज दे रहे हैं, क्योंकि टाइप दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, टोटल चार्ज उन सभी चार्जेस का अलजेब्रिक सम होता है। जैसे आप किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं +2 कूलम से और उसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं +5 कूलम से, इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो टोटल चार्ज हो जाएगा 2 कूलम +5 कूलम विद सिग्नेचर ऐड होगा, मतलब कितना हो जाएगा 7 कूलम। अगर किसी बॉडी पर आपने चार्ज डेवलप किया 5 कूलम का और उसी बॉडी पर चार्ज डेवलप किया -2 कूलम का, -2 कूलम का मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर किया है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज हो जाएगा 5 कूलम प्लस -2 कूलम दैट इज 3 कूलम। मतलब कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो अलग अलग चार्जेस का अलजेब्रिक सम होता है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जैसा कि आपको मालूम होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास जो है
स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इसके लिए एक रिलेशन है, रिलेशन m इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। यहां पर m नॉट है रेस्ट मास और m है मास इन मोशन। और इस रिलेशन के थ्रू हमें क्लियर हो रहा है कि मास जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप स्पीड को बढ़ाते हैं मास जो है वो बढ़ता है या चेंज होता है, जबकि चार्ज के लिए ऐसा कोई रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। बशर्ते चार्ज जो है वो मास पर डेवलप होगा, बिना मास के चार्ज को डेवलप नहीं कराया जा सकता। लेकिन अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करें तो मास तो डिस्टर्ब होगा लेकिन चार्ज डिस्टर्ब नहीं होता। इसका मतलब कि चार्ज जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, जबकि मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ये भी चार्ज की एक खास प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज जो है वो वेलोसिटी या स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम चार्ज टू मास रेशियो की बात करें, किसी बॉडी का चार्ज टू मास रेशियो कुछ है और अगर हम इस बॉडी को मूव करा दे, बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ मूव करा दे, तो मास जो है वो बढ़ने लगेगा, जिससे चार्ज टू मास रेशियो जो है वो कम होता चला जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हम किसी चार्ज बॉडी को मूव कराएंगे तो चार्ज चेंज नहीं होगा, मास इंक्रीज करेगा और जिससे कि चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में कुछ डिफरेंसेस को सीख लेते हैं। फर्स्ट है चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने अभी भी सीखा है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा एक ही टाइप का होता है, जबकि चार्ज दो टाइप के हैं। चार्ज डज नॉट चेंज विद वेलोसिटी, चार्ज कभी भी वेलोसिटी के साथ चेंज नहीं होता है, जबकि मास चेंज होता है। और इसके लिए अभी हमने फॉर्मूला डेवलप किया, देखा था m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। नेक्स्ट डिफरेंस है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस कैन बी ऑफ अट्रैक्टिव और repulsive, while force of interaction between two masses is always attractive। मतलब कि दो चार्जेस के बीच में दो टाइप का फोर्स हो सकता है, अट्रैक्शन का भी और रिपल्सन का भी, जबकि मासेस के बीच में सिर्फ एक टाइप का फोर्स होता है जो कि है अट्रैक्शन का। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा तो हमेशा रिपल्सन का फोर्स होगा, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये अट्रैक्शन का फोर्स होगा। ये कुछ डिफरेंसेस है इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कई मेथड है। आप लोगों ने पहले से जो पढ़ रखा है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसमें आप लोगों ने सीख रखा था कि एबोनाइट की रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो एबोनाइट पर पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव। इस टाइप के जो फिनोमेनन्स थे वो आएगा चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन में। ठीक है ना, इसकी एक लिस्ट है जिसमें ये बताया गया है कि किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा। वो लिस्ट देख लेते हैं। वो लिस्ट कुछ इस टाइप की है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि अगर आप इन दोनों को रब करेंगे तो किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा। अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब कि ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, जबकि सेम टाइम सिल्क क्लॉथ उतना ही इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। कैटफर या वूलन क्लॉथ को अगर हम एबोनाइट रॉड या रबर रॉड से रब करते हैं तो कैटफर और वूलन क्लॉथ पर पॉजिटिव, जबकि एबोनाइट और रबर रॉड पर नेगेटिव चार्ज आएगा। वैसे ही वूलन क्लॉथ को प्लास्टिक शीट से रब करते हैं तो वूलन क्लॉथ पर पॉजिटिव और प्लास्टिक शीट पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ड्राई हेयर्स में अगर हम कॉम को रब करते हैं
तो ड्राई हेयर्स पर पॉजिटिव चार्ज और फॉर्म पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये ओरिजिन कैसे हुई, क्यों इस पर पॉजिटिव आ रहा है, क्यों इस पर नेगेटिव आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि इसके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी एनर्जी पाकर रिमूव हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने सीख रखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि किसी भी एटम में सेंटर पर आपको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स इसके अगल बगल रिवॉल्व करते रहते हैं। आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एटम से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर इस पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन बहुत कम होता है और इनको बाहर से थोड़ी सी भी अगर एनर्जी मिल जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्विट कर जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन जिसका नाम अभी तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो अब फ्री हो जाता है और इसका नाम हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस एटम को इसकी जरूरत होती है वो एटम इसको रिसीव कर लेता है। ठीक है, तो अगर हम ग्लास रॉड को सिर्फ क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो रबिंग से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी ग्लास रॉड के एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि पहले से ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया जाता है इस पर कैसा आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और वहीं पर सिल्क क्लॉथ जो है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और उसको कैसा चार्ज मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज उस मटेरियल पर आता है जिसके पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप की मेथड को सीखते हैं जो कि है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है एक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंस मतलब कि दूर से ही एक्शन कर देना, टच में ना आना। ठीक है, जैसे इंडक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, इसको एक न्यूट्रल स्टैंड पर हमने रख रखा है। अगर ये न्यूट्रल है तो क्या इसके पास चार्जेस नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो न्यूट्रलाइज हो रखा है। अगर हम यहाँ पर इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड की वजह से यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो पेयर बन रखा था उसमें से इलेक्ट्रॉन इस रॉड की वजह से अट्रैक्ट होंगे और इस पूरे सिस्टम पर इस डायरेक्शन में खींचे चले आएंगे, जबकि सेम टाइम जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इससे रिपेल होगा और इस सिस्टम के आउटर मोस्ट शेल पर जाकर रुकेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये इंड्यूस चार्ज है। अभी आप इस बॉडी को पूरी तरीके से चार्ज करना चाह रहे हैं, अगर हम यहीं पर इसको हटा दें तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, इसकी अर्थिंग कर दी, एक अर्थ वायर यहाँ पर हमने कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर ये बताइए स्टूडेंट्स कि कौन सा चार्ज बाउंड चार्ज है और कौन सा फ्री चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है आपको ये बाउंडेड चार्ज है, क्यों? क्योंकि ये इस समय इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन फील कर रहा होगा, जबकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फ्री चार्ज है और ये जितना दूर जा सकता है उतना दूर जाएगा। इससे क्या कर रहा है, ये रिपल्सन फील कर रहा है। जब तक हमने अर्थिंग नहीं कर रखी थी तब तक ये सबसे आउटर मोस्ट वॉल पर था। जब हमने इसकी अर्थिंग कर दी, और अर्थिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अर्थ में बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इस वायर के थ्रू इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। या आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ की जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस अर्थ में चले जाएंगे।
तो यहाँ का जो फ्री चार्ज था, जो कि पॉजिटिव चार्ज था, वो अब अर्थ हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग इस अर्थिंग को हटा देते हैं, ठीक है, और फिर इस चार्जिंग बॉडी को हटा देते हैं जिसकी वजह से चार्ज हो रहा था। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ का परमानेंट चार्ज बन जाएगा, क्योंकि इसको अब नलिफाई करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका है इंडक्शन की हेल्प से। अगर हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, देखिए ये बॉडी जिसको आपको पॉजिटिवली चार्ज कर रखना है और एक इंसुलेटिंग स्टैंड पर इसको हमने रख दिया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एक ऐसी रॉड इसके पास लानी पड़ेगी जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ का जो पेयर होगा उसका पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन फील करेगा और नेगेटिव चार्ज रिपल्सन फील करेगा। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके सबसे बाउंड्री पर आकर, एकदम बाउंड्री पर आकर रुक जाएगा, क्योंकि अब और आगे मटेरियल है नहीं तो मूव कैसे करेगा वो। अब क्या करना है, हम लोग इसको अर्थ कर दे रहे हैं। ये बाउंडेड चार्ज है, ये तो अर्थ में ना नहीं जा सकता, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फ्री चार्ज है और ये आराम से अर्थ में जा सकता है। ये अर्थ हो गया। अब हम लोग इस अर्थिंग को हटा देते हैं और फिर ये रॉड को हटा देते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी बॉडी आपकी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये मेथड है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का बिना उसको टच किए, ठीक है ना, मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन।